हेलो दोस्तों, आर एस प्री 2023 के लिए आज का ये 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 44वां दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर 43 मॉडल पेपर बाई कंप्लीट है, एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन यूनिक जेन्युइन और एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही गजब का मॉडल पेपर है। और दोस्तों आज का जो हमारा 44वां मॉडल पेपर है तो दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित इसमें आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक गारंटी के साथ दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों 44वां मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लेवल देखिए आप क्वेश्चन का कितना गजब का लेवल है ना। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दोस्तों किसने दी है, जवाहरलाल नेहरू ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, या दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दोस्तों किसने दी है, तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों भारत की जो संविधान सभा थी उसको दोस्तों चलायमान राष्ट्र कहा है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय है ना, यहाँ पर नोट करना, हिंदुओं हिंदुओं का निकाय दोस्तों किसने कहा है, संविधान सभा को है ना हिंदुओं का निकाय दोस्तों किसने कहा है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले तो दोस्तों आपको करना है लॉर्ड, यहाँ पर नोट करना, लॉर्ड विस्काउंट ने, है ना, लॉर्ड विस्काउंट ने दोस्तों यहाँ पर हमारी भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा ही आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ भारत की संविधान सभा की, तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, इसका जो गठन है वो नवंबर दोस्तों 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। और दोस्तों अगर आपको संविधान सभा के बारे में कंप्लीट डिटेल दोस्तों एकदम शॉर्ट में चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक अलग से क्लास दोस्तों बना दूंगा भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न दोस्तों, क्या बोल रहा है ना, एक मिनट। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल सही दिख रहा है ना। हाँ अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द दोस्तों संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। मतलब दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारी भारत की उद्देशिका में कौन कौन से दोस्तों 3 शब्द भाई जोड़े गए थे, है ना। देखिए समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी गणराज्य अखंडता, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक या संप्रभु, या दोस्तों संप्रभु पंथ निरपेक्ष या दोस्तों अखंडता। कितना गजब का प्रश्न दोस्तों, लेवल देखिए आप क्वेश्चन के ना, बहुत ही शानदार लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत है ना भारत की जो उद्देशिका उसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी दोस्तों, है ना, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता। इन 3 शब्दों को दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों भारत की उद्देशिका में जोड़ा गया। और दोस्तों यहाँ पर नोट करना, जो भारत की उद्देशिका है उसमें दोस्तों केवल एक बार ही, अभी तक दोस्तों एक बार ही दोस्तों, है ना, संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें हम भारत की उद्देशिका की, है ना, भारत की उद्देशिका की बात करें तो दोस्तों भारत की उद्देशिका को भारतीय संविधान में नोट करना दोस्तों 22 जनवरी 1947 को दोस्तों जोड़ा गया था। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए ना। अगर दोस्तों आपको भारत की उद्देशिका से संबंधित आज तक के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए या दोस्तों भारत की उद्देशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, देखने को दोस्तों आप दोस्तों खुद अपने दिमाग से दोस्तों बना सकते हो, वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। भारत की उद्देशिका से संबंधित आज तक पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देख लेना। और यहां पर देख लीजिए दोस्तों थंबनेल है, हमने दोस्तों एक क्लास आपको पूरी कंप्लीट करवा चुकी है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि, है ना, संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की विद्यमता होता, या राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, या भारत में संसद सर्वोच्च है। बताइए दोस्तों भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि, देखिए दोस्तों ये बात हमारी भारत की उद्देशिका में वर्णित है।
और अभी मैंने आपको बताया कि भारत की उद्देशिका से संबंधित आज तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको इस क्लास के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर दोस्तों जाकर देख लेना। ये क्वेश्चन भी दोस्तों उसमें इंक्लूड है ना। तो देखिए, जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है वो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा दोस्तों चुना जाता है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस बात को दोस्तों रेखांकित करता है। मतलब दोस्तों हमारी उद्देशिका में उल्लेखित जो गणराज्य शब्द है वो दोस्तों निर्वाचित, है ना, निर्वाचित राष्ट्रपति को रेखांकित करता है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। निर्वाचित राष्ट्रपति को रेखांकित करता है। भारत की उद्देशिका में जो गणराज्य शब्द है वो दोस्तों, है ना। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको पूछ ले, है ना, राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, तो इस निर्वाचक मंडल में दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य दोस्तों भाग लेते हैं, है ना, कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका लिंक भी दोस्तों देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आज तक के पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही गजब का दोस्तों क्लास है, मुश्किल से दोस्तों 10 मिनट की क्लास है ना। इस 10 मिनट की क्लास में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दोस्तों आज तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही गजब का दोस्तों वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दोस्तों देखने को मिलेगी। तो जरूर दोस्तों जाकर देखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द है ना, कौन कौन से शब्द दोस्तों शामिल नहीं है ना। देखिए बात हो रही है स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार है उसमें दोस्तों कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। कहने का मतलब क्वेश्चन का है, भाषण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता या दोस्तों शिक्षा का अधिकार, है ना। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, नोट करना, मूल अधिकारों की, है ना। तो जो मूल अधिकारों की जो स्वतंत्रता है उसमें कौन कौन से शब्द शामिल है। देखिए भाषण की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। व्यवसाय की स्वतंत्रता भी दी गई है और शिक्षा की स्वतंत्रता भी दी गई है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों जो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उनमें दोस्तों ये नहीं दी गई है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर बात हो दोस्तों मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकारों में कहीं पर भी दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं भाषण की स्वतंत्रता, तो उसका उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों किया गया है। देखिए भाषण की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 19, एक मिनट, अनुच्छेद 19 दोस्तों, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में दोस्तों, है ना, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है ना। वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो दोस्तों इसी अनुच्छेद में आती है। इसके अलावा देखिए हम व्यवसाय की स्वतंत्रता की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ में, है ना, अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ में दोस्तों व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया कि दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में दोस्तों कारोबार या व्यवसाय कर सकता है ना। ये बिल्कुल स्वतंत्रता है दोस्तों, अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ में दोस्तों ये उल्लेखित है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार की बात करें तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार है वो दोस्तों अनुच्छेद 21 दोस्तों हमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का दोस्तों प्रावधान करता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी हमारे दोस्तों मौलिक अधिकार में आते हैं। लेकिन दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये दोस्तों कहीं पर भी मूल अधिकार में भाई उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपको पूछ ले, है ना, मूल अधिकार की जगह अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों में पूछ ले, तब दोस्तों आपको करना है शिक्षा का अधिकार, क्योंकि शिक्षा का अधिकार दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है इस बात का दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों दिया गया है ना। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है। संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या दोस्तों लोकसभा। बताइए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए जो आपातकाल के दौरान दोस्तों मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो दोस्तों कौन कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से संबंधित दोस्तों हम कंप्लीट डिटेल की चर्चा करेंगे ना, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन दोस्तों आरपीसी द्वारा हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, अगर आपको पूछ ले, देखिए अनुच्छेद, यहाँ पर नोट करना, मैं जो बोल रहा हूँ बड़ी गजब की बात बता रहा हूँ। अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और दोस्तों क्यों लगाया जाता है, किस स्थिति में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तब दोस्तों नोट करना, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ना, बाह्य
आक्रमण की स्थिति में दोस्तों है ना राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, अनुच्छेद 352 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात दोस्तों, आपको क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद अनुच्छेद 356 की, अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों, है ना, किसी राज्य में दोस्तों संवैधानिक संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, है ना, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना। तो उत्तर नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले अनुच्छेद 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और दोस्तों ये एक बार ही, अभी तक दोस्तों एक बार भी दोस्तों वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको मैं बात करूं, है ना, अगर आपको मैं बात करूं दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों किन अनुच्छेदों को छोड़कर भाई, है ना, बाकी सभी अनुच्छेदों का दोस्तों क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। तो वो दोस्तों कौन कौन से 2 अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों सभी अनुच्छेदों का दोस्तों क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, मतलब दोस्तों वो स्वतः ही दोस्तों निष्क्रिय हो जाते हैं। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। अब दोस्तों आपको ये पूछोगे कि दोस्तों अनुच्छेद 20 व 21 को ही क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 20 में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 20 के तहत दोस्तों जो किसी व्यक्ति को दोस्तों क्या है? निरुद्धीकरण दोस्तों संरक्षण की स्वतंत्रता दी जाती है ना। निरुद्धि का मतलब दोस्तों क्या हो गया? यहाँ पर देखिए अनुच्छेद में 20 की बात करूँ, तो अनुच्छेद 20 दोस्तों, जैसे मान लो कोई व्यक्ति दोस्तों जेल में बंद है, तो उसको संरक्षण की जो गारंटी देता है ना, संरक्षण, उसकी सुरक्षा की जो गारंटी देता है वो दोस्तों अनुच्छेद 20 ही देता है। तो आपातकाल के दौरान क्या उसका संरक्षण नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद दोस्तों 20 क्या होता है? निष्क्रिय नहीं होता है आपातकाल के दौरान। तो अनुच्छेद 20 को छोड़कर, और अनुच्छेद 21 में दोस्तों क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता है ना, मतलब दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। तो क्या जीवन जीने की स्वतंत्रता थोड़ी छीन ली जाती है अनुच्छेद आपातकाल के दौरान? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेदों का दोस्तों क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का पूर्ण निलंबन, है ना, पूर्ण निलंबन दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों किया जाता है? तब दोस्तों आपको करना है अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 358 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19 का पूर्ण निलंबन दोस्तों किया जाता है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ना। अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों अनुच्छेद 14 का जो दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है और विधि के सम्मान संरक्षण का अधिकार देता है, अनुच्छेद 14 का दोस्तों हमें, है ना, इसका पूर्ण निलंबन कौन सा अनुच्छेद दोस्तों करता है? तब दोस्तों आपको करना है अनुच्छेद दोस्तों 359। अनुच्छेद 359 दोस्तों अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन दोस्तों कर देता है। इस बात का ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा दोस्तों आपको आरपीएससी क्वेश्चन पूछे वैसा भी आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑथेंटिक कंटेंट भाई बताने में देखिए दोस्तों टाइम जरूर लगता है, लेकिन दोस्तों जो बताऊंगा ना हूबहू दोस्तों आपकी एग्जाम में भाई आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम लगता है, महल बनाने में भाई टाइम लगता है, झोंपड़ी बनाने में दोस्तों टाइम नहीं लगता। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मेल कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की दोस्तों बात हो रही है। नीति निर्देशक तत्वों की दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहला काम आता है ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों किया गया है? तो भाई सबसे पहले अनुच्छेद 40 में दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है वो दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों किस में किया गया है? अनुच्छेद 44 में दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है। कृषि एवं दोस्तों पशुपालन से संबंधित जो प्रावधान है वो दोस्तों अनुच्छेद 48 में किया गया। और दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ये प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 50 में किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों अनुच्छेद बताता हूं जो राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर दोस्तों नोट करना सबसे पहले दोस्तों नोट करना अनुच्छेद 39(1) की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 39(a) में दोस्तों क्या बताया गया है? अनुच्छेद 39(a) में दोस्तों सम्मान न्याय, है ना, सम्मान न्याय एवं दोस्तों
एवं निःशुल्क, है ना, एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39A में। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करूँ दोस्तों अनुच्छेद अनुच्छेद 39C की दोस्तों अगर हम बात करूं तो अनुच्छेद 39C दोस्तों धन के केंद्रीकरण पर, है ना, धन के केंद्रीकरण पर दोस्तों क्या करता है, रोक लगाने का काम करता है अनुच्छेद 39C। ठीक है, इसके अलावा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात करूं अनुच्छेद 39D की दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 39D में दोस्तों स्त्री एवं पुरुषों को, है ना, सम्मान कार्य के लिए दोस्तों सम्मान वेतन का प्रावधान दोस्तों इसी अनुच्छेद 39D में किया गया है ना। स्त्री एवं पुरुषों को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का प्रावधान दोस्तों इसी अनुच्छेद 39D में किया गया है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, बात करूं अनुच्छेद 41 की दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसमें काम का अधिकार का वर्णन किया गया है। काम के अधिकार का दोस्तों वर्णन किया गया, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित, है ना, नीति निदेशक तत्वों से संबंधित दोस्तों आज तक के पूछे गए आरपीएससी द्वारा भाई, है ना, आरपीएससी द्वारा आज तक के पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट आज तक के पूछे गए सभी क्वेश्चंस दोस्तों अगर आपको देखने हैं और आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो भी दोस्तों अगर आपको देखने हैं तो इस क्लास के जो डिस्कशन है उसमें दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही गजब की क्लास है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कंप्लीट डिटेल दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, वो भी दोस्तों एकदम क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में ना, एमसीक्यू के रूप में दोस्तों आपको कंप्लीट डिटेल दोस्तों वहां पर देखने को मिलेगी। और मैं गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूँ, इस क्लास को देखने के बाद जिंदगी में कभी, है ना दोस्तों, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे दोस्तों वो कैसा भी क्वेश्चन हो, है ना, ये गारंटी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है। संघ और राज्यों के मध्य जो वितरण में साइबर कानून है वो दोस्तों किस सूची में दोस्तों आते हैं, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट विषय में। देखिए दोस्तों, जो संघ और राज्यों के मध्य जो विषयों में जो वितरण है उसमें दोस्तों साइबर कानून के जैसे विषय है ना वो दोस्तों अवशिष्ट विषयों के रूप में आते हैं। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर नोट करना, अगर आपको पूछ ले केंद्र व राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है, जो शक्तियों का बंटवारा है ना, शक्तियों का बंटवारा वो दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों उल्लेखित है, तो भाई यहाँ पर नोट करना 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा उल्लेखित है। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों 3 प्रकार की सूचियां दी गई है। 3 प्रकार की सूचियां दोस्तों कौन कौन सी दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोस्तों दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ, है ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कि मूल संविधान की, किसकी बात कर रहा हूँ, मूल संविधान की दोस्तों बात कर रहा हूँ कि मूल संविधान की संघ सूची में दोस्तों कितने विषय थे। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर मैं बात करूँ, संघ सूची के दोस्तों 97 विषय थे। ठीक है, राज्य सूची के भाई कितने विषय थे, तो राज्य सूची के दोस्तों मूल संविधान में 66 विषय थे। इस बात का ध्यान रखना, है ना। अगर समवर्ती सूची की बात करूं मूल संविधान में तो दोस्तों समवर्ती सूची के 47 विषय थे। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, वर्तमान की अगर मैं बात करूं भाई, वर्तमान में दोस्तों कितने विषय हैं, तो वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर नोट करना, जो संघ सूची है उसमें दोस्तों 98 विषय हैं। इसके अलावा दोस्तों जो राज्य सूची है ना, राज्य सूची में दोस्तों 52 विषय हैं, 52। और दोस्तों हमारी जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में दोस्तों वर्तमान में नोट करना 59 विषय भाई। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नोट करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है ना, मतलब दोस्तों कौन सा कथन इनमें से, है ना, क्या है कि गलत है भाई, हमें यह देखना है। देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 5 विषयों को यहाँ पर नोट करना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को दोस्तों राज्य सूची से समवर्ती सूची में दोस्तों ट्रांसफर कर दिया गया था। अब वो 5 विषय दोस्तों कौन कौन सी है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है। तो देखिए शिक्षा भी है, वन भी है, जंगली जानवरों का संरक्षण भी है, उसमें शिक्षा या पक्षियों का संरक्षण भी दोस्तों दिया गया है, लेकिन वन एवं स्थायी सरकार से दोस्तों कोई उल्लेखित नहीं है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों इन 5 विषयों की दोस्तों हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 विषय भाई कौन कौन सी थी। 1 नंबर पर दोस्तों नोट करना, 1 नंबर पर आता है शिक्षा, 1 नंबर पे आ गई शिक्षा। 2 नंबर पे आता है वन, है ना। 3 नंबर पे दोस्तों क्या क्या नोट किया गया, 3 नंबर पे देखिए वन्य जीव
एवं पक्षियों का संरक्षण, एवं पक्षियों का संरक्षण दोस्तों, है ना, पक्षियों का संरक्षण दोस्तों, ये 3 नंबर पे आता है ना। तीसरी विषय, चौथी विषय दोस्तों कौन सी है, नापतोल, नापतोल दोस्तों चौथी विषय इसमें नोट की गई। और जो पांचवी विषय है ना, पांचवी विषय के रूप में दोस्तों क्या इसमें इंक्लूड किया गया है, तो न्याय प्रशासन है, न्याय प्रशासन दोस्तों इसमें पांचवें विषय के रूप में इंक्लूड किया गया, न्याय प्रशासन। और दोस्तों नोट करना, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी न्यायालयों का गठन दोस्तों इसमें उल्लेखित किया गया है। ये 5 विषय के रूप में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों, है ना, राज्य सूची से समवर्ती सूची में भाई ट्रांसफर किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुकिए भाई, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, कि संविधान तय अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति की क्या है ना, मतलब राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों जो अध्यादेश जारी करना दोस्तों, राष्ट्रपति क्या है, एक प्रकार का कार्य, निर्देश है, अधिकार है दोस्तों, शक्ति है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना दोस्तों एक प्रकार की राष्ट्रपति क्या है भाई, शक्ति है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, तो नोट करना, ये विधायी शक्ति है ना, राष्ट्रपति की एक प्रकार की विधायी शक्ति आती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, न कि दोस्तों संविवेकीय शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों अध्यादेश जारी किया जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और ये राष्ट्रपति एक प्रकार की विधायी शक्ति है दोस्तों, है ना, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम अध्यादेश की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन दोस्तों नहीं चल रहा है ना, एक सदन दोस्तों नहीं चल रहा हो, संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन दोस्तों नहीं चल रहा हो, तब दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। या दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले कि संसद के जो विश्रांति काल होता है ना, विश्रांति काल के समय दोस्तों राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है, या दोस्तों सत्रावसान के समय, सत्रावसान के समय दोस्तों राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। 3 दोस्तों कंडीशन होती है, या तो सत्रावसान के समय, या विश्रांति काल के समय, या दोस्तों संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन कार्य नहीं कर रहा हो, तब दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किसकी सिफारिश पर दोस्तों अध्यादेश जारी करता है, तो प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की सिफारिश पर, मंत्री परिषद की सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जो राष्ट्रपति एक प्रकार की दोस्तों क्या है, विधायी शक्ति है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश है वो दोस्तों 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए दोस्तों क्या होता है ना, मतलब अल्पकालीन अध्यादेश होते हैं, 6 महीने के लिए दोस्तों लागू होते हैं ना, लागू होते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है संघ के मंत्रिमंडल का प्रधान, संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान, संघ सरकार का प्रधान, या दोस्तों संघ के प्रशासन का प्रधान। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ की मंत्रिपरिषद का दोस्तों जो प्रधान होता है वो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी दोस्तों वर्तमान में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले संघ की कार्यपालिका का प्रधान, संघ की कार्यपालिका का प्रधान दोस्तों अगर आपको पूछ ले, तब दोस्तों आपको क्या करना है भाई, राष्ट्रपति करना है। तब संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, है ना। इस क्वेश्चन पर दोस्तों स्टार लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको पेड कोर्स में देखने को नहीं मिलेंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपकी एग्जाम तक है, आपने दोस्तों इस RS प्री 2023 की हमारी इस एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर्स दोस्तों अगर आपने कंटिन्यू देख लेना, तो दोस्तों आपकी जो किस्मत है ना, जो आपकी किस्मत है इसकी दोस्तों इतनी औकात नहीं है आपकी एग्जाम में कि दोस्तों आपके सिलेक्शन को, है ना, आपके सिलेक्शन को दोस्तों रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये दोस्तों मेरे आपसे बात है। आपकी किस्मत की दोस्तों इतनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले, क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये वादे के साथ दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया, एक ऑथेंटिक कंटेंट है, मैंने से तैयार किया गया दोस्तों, ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्या बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% दोस्तों सीमित कर दिया गया है ना। 93वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, या दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2002। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा। देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दोस्तों, है ना, मंत्री परिषद का आकार भाई निश्चित किया गया, मंत्री परिषद का आकार को दोस्तों निश्चित किया गया था, इस बात का ध्यान रखना, आकार को निश्चित किया गया, सीमित दोस्तों किया गया, है ना, मंत्री परिषद के आकार को दोस्तों सीमित किया गया। और इसी संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, है ना, 15% है ना, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहा हूं मैं, केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहा हूँ, मंत्री परिषद की बात कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री परिषद में दोस्तों प्रधानमंत्री सहित है, प्रधानमंत्री सहित दोस्तों, प्रधानमंत्री सहित उसके कुल सदस्यों की दोस्तों 15% संख्या से दोस्तों अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात दोस्तों 91 संविधान संशोधन 2003 के दोस्तों की गई है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ राज्य मंत्री परिषद की, है ना, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में, तो दोस्तों इसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें दोस्तों इसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल है। भाई ये बात तो दोस्तों मैंने आपको जो मॉडल पेपर भारतीय संविधान से संबंधित है, जो मॉडल पेपर है ना हमारा, मॉडल पेपर 35वां जब मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन था उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित। इस बात का उल्लेख दोस्तों मैंने आपको वहां पर पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ दोस्तों किया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना, है ना। यहाँ पर भी दोस्तों हम देखिए कर लेते हैं इस बात का उल्लेख। देखिए बात हो रही है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से विवाद शामिल होते हैं, मूल अधिकारों का परिवर्तन, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद या अंतर सरकार विवाद है। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का दोस्तों हमें चयन करना है। देखिए दोस्तों इसमें तीनों विवाद शामिल है ना, 1 नंबर 2 नंबर तीनों, ये तीनों विवाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो भाई 1 2 3 सभी सही हैं, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं भाई, है ना, अगर दोस्तों मैं बात करूं, है ना, अगर दोस्तों मैं यहां पर देखिए बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों करता है, तब आपको करना है अनुच्छेद 131 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपने मूल क्षेत्राधिकार का यूज करता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों कौन कौन से विवाद शामिल है ये दोस्तों आप नोट करना, यहाँ पर देखिए नोट करना। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने मूल क्षेत्राधिकार का यूज करता है। इसमें दोस्तों कौन कौन से विवाद शामिल है, तो केंद्र व राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं उनको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं, ठीक है। 2 नंबर पे नोट करना, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित उल्लंघन के जो मामले होते हैं ना, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उल्लंघन के मामले होते हैं वो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। 3 नंबर पे दोस्तों नोट करना, दो राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं उनको भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, और ये भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों अंतर सरकार विवाद और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, और ये भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं भाई। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 दोस्तों सभी कथन इसके सत्य हैं भाई, ठीक है। और अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने मूल क्षेत्राधिकार का यूज करता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 143 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार का यूज करता है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार का यूज करता है। अनुच्छेद 136 के तहत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपने रिट क्षेत्राधिकार का यूज करता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। सभी क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है, लेवल देखे दोस्तों आप क्वेश्चन का, है ना, ऐसा लेवल दोस्तों शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई दोस्तों प्रोवाइड कराएगा। पेड कोर्स में दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको भाई नहीं देता, लेकिन Q50 जीके आपको दोस्तों एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक, यूनिक कंटेंट के साथ दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, है ना, प्रोवाइड कराता है। ये बात दोस्तों आपको केवल और केवल दोस्तों Q50 जीके पर दोस्तों देखने को मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो दोस्तों कर लेना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, और दोस्तों नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। देखिए केशवानंद भारती बनाम केस, गोलकनाथ केस, मिनरवा मिल्स केस या सज्जन सिंह केस। हमारे दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या हो जाएगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976, ये तो हो गया दोस्तों 1976 का केस है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976 के तहत दोस्तों भारतीय प्रस्तावना संविधान खांगे, ये बात इसी बात में दोस्तों कही गई है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, 1976 का बात है, ठीक है। इसके अलावा बात करें गोलकनाथ की, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये राज्य का नाम भी दोस्तों एग्जाम में पूछता है ना, राज्य का नाम भी दोस्तों एग्जाम में आपको मिलान करा सकता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो पंजाब राज्य ये विवाद है दोस्तों 1967 का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करें मिनरवा मिल्स केस की, तो ये दोस्तों 1980 का दोस्तों केस है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। सज्जन सिंह दोस्तों राजस्थान का केस है, सज्जन सिंह केस बनाम राजस्थान राज्य, है ना, राजस्थान
राज्य, और ये केस है दोस्तों नोट करना, ये केस है 1965 का, 1965 का। तो बताइए दोस्तों इसमें सबसे पहले कौन आएगा, 1965 आएगा एक नंबर पे, है ना। एक नंबर पे कौन आएगा 1965, 2 नंबर पे आएगा गोलकनाथ वाला, है ना, गोलकनाथ वाला, और 3 नंबर पे दोस्तों आ जाएगा हमारा केशवानंद भारती बनाम, 4 नंबर पे आ जाएगा 1980 मिनर्वा मिल्स बनाम। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। इसके अलावा एक बात हो रही है, बेरूबारीवाद, बेरूबारीवाद अगर दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो ये दोस्तों 1960 का है, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बेरूबारी केस कौन सी सन का है, 1960 का, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों अनुमानित संख्या है ना। राज्य विधानसभा का 10%, राज्य विधान मंडल का 15%, राज्य विधानसभा का 15%, या दोस्तों विधानसभा में संविधान में निर्धारित नहीं है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए राज्य मंत्रिमंडल की बात हो रही है, न कि मंत्री परिषद की दोस्तों बात हो रही है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में दोस्तों निर्धारित नहीं है, मंत्रिमंडल में दोस्तों सदस्यों की अधिकतम संख्या, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर राज्य मंत्री परिषद की बात करता है तो दोस्तों 91वां संविधान संशोधन अब आ जाएगा, है ना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 91वें संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में आपको आगे चर्चा करूंगा, इस क्वेश्चन में दोस्तों चर्चा करेंगे। 91वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों राज्य मंत्री परिषद और केंद्रीय मंत्री परिषद का दोस्तों आकार निश्चित किया गया था। इसके अकॉर्डिंग देखे राज्य मंत्री परिषद में दोस्तों, है ना, राज्य मंत्री परिषद में दोस्तों राज्य विधानसभा का, है ना, राज्य विधानसभा का दोस्तों 15% दोस्तों क्या हो सकते हैं, अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना उनकी कुल संख्या का, ठीक है। मतलब दोस्तों 1+29 मंत्री हो सकते हैं हमारी राज्य विधानसभा में, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री सहित एक तो मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री हो सकते हैं, और न्यूनतम दोस्तों कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 12 मंत्री हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, है ना, बिल्कुल सही दिख रहा है ना। हाँ, अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 163 से संबंधित निम्नलिखित खतरों पर दोस्तों विचार कीजिए। अपने कुछ कृत्यों का प्रयोग में राज्यपाल को विवेकीय या विवेकाधिकार दोस्तों शक्ति प्राप्त है, या विवेकाधिकार होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये तो होता है। अन्य मामलों में मंत्री परिषद की सलाह का अनुकरण करने में राज्यपाल अनंत बाध्य होता है, ये बात दोस्तों कोई जरूरी नहीं है। तो केवल दोस्तों कथन 1 बिल्कुल सत्य है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना राज्यपाल की जो सभी विवेकीय शक्ति है वो अनुच्छेद 163(2) के तहत दोस्तों उल्लेखित है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों अनुच्छेद 163 में क्या उल्लेखित है, अनुच्छेद 163 में दोस्तों क्या उल्लेखित है, तो यहाँ पर नोट करना, राज्यपाल अपनी सविवेकीय शक्तियों को छोड़कर, है ना, विवेकीय दोस्तों शक्तियों को छोड़कर जो अन्य कार्य हैं वो दोस्तों मुख्यमंत्री प्लस राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर दोस्तों करेगा। ये बात दोस्तों अनुच्छेद 163 में उल्लेखित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह था दोस्तों आपके लिए आज का RS प्री 2023 के लिए भारतीय संविधान से संबंधित 44वां मॉडल पेपर दोस्तों आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और दोस्तों बहुत ही गजब का मॉडल पेपर है। अगर दोस्तों आपने इस मॉडल पेपर को दोस्तों 3 से 4 बार देखा ना, तो दोस्तों आपके काफी सारे फैक्ट है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम तक आपने दोस्तों हमारे एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर देख लेना, तो दोस्तों आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। अब दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट है जो आपकी एग्जाम दोस्तों आपको हूबहू भाई देखने को मिलेगा। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो दोस्तों कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट है ना शायद कोई आपको यूट्यूब पर दोस्तों प्रोवाइड कराता होगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।